Hello guys, welcome back to my YouTube channel Medicated Pharma. Now we are here to introduce pharmacology topic pharmacokinetics and pharmacokinetics का फर्स्ट स्टेप था एब्जॉर्प्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस कर लिया था कि एब्जॉर्प्शन कहते किसे हैं। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का मूवमेंट जब ब्लड स्ट्रीम में होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं और इसके साथ ही हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले एक चीज देखेंगे कि ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है। नाउ अगर हम ड्रग की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ड्रग की प्रॉपर्टी जिस तरीके से होगी वो डिपेंड करेगा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन लेट होगा या ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल उसके मॉलिक्यूल क्या हैं, ये डिपेंड करेगा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा या लेट होगा। ओके, तो हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग की। एब्जॉर्प्शन हमने पहले ही देख लिया है। चलो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऐसा कोई ड्रग, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होता है? ऐसा कोई ड्रग जो पानी में या किसी लिक्विड में आसानी से घुल जाए, पानी में या लिक्विड में आसानी से घुल जाए। चलो आओ हम बात करते हैं इसकी। मान लो ये एक टेबलेट है, दिस इज द टेबलेट। जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा थिक कर लेता हूँ। ओके, लुक, दिस इज द टेबलेट। ये टेबलेट अगर मान लो, ये टेबलेट क्या कर रहा है, ये टेबलेट यहाँ पे मान लो ये है इसोफेगस और उसके जस्ट बाद यहाँ पे है स्टमक। ओके, नाउ इस टेबलेट को ओरल से दिया जा रहा है और ये टेबलेट धीरे धीरे मूव आउट करते हुए कहाँ चला आया? स्टमक में चला आया। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे इस टेबलेट का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, देखो समझो। अगर हम फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग की बात करेंगे तो फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग में ड्रग सॉल्यूबल कितना है इस पर डिपेंड करेगा कि एब्जॉर्प्शन कितना होगा। ड्रग सॉल्यूबल कितना है इस पर डिपेंड करेगा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना होगा। अगर ड्रग जल्दी घुल जा रही है, अगर ड्रग जल्दी डिसॉल्यूट हो जा रही है, डिसॉल्व जल्दी हो जा रही है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। अगर डिसॉल्व जल्दी हो जा रही है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? जल्दी होगा। बट अगर डिसॉल्व लेट हो रही है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? लेट होगा। ठीक है ना? तो इसको समझने के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो क्या है? वो ये है कि ड्रग किस तरीके से मूव करती है। नाउ देखो, अगर मान लो हमने कोई ड्रग बाई माउथ लिया है तो मुंह मुंह में लेने पे ड्रग क्या करेगी? धीरे धीरे ईसोफेगस से ट्रेवल करते हुए स्टमक में पहुंचेगी। स्टमक में ड्रग पहुंचने के बाद वो उस स्टेट पे निर्भर करता है कि वो ड्रग कौन सी ड्रग है। अगर वो वीक एसिड ड्रग है, देखो एसिड एक प्रॉपर्टी ये भी होती है ड्रग की कि वो बेसिक ड्रग है या एसिड ड्रग है। अगर वो एसिडिक ड्रग होगी तो वो एसिडिक माध्यम में एब्जॉर्ब होगी और अगर वो बेसिक ड्रग होगी तो वो बेसिक माध्यम में ही एब्जॉर्ब होगी। स्टमक एक एसिडिक माध्यम है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग के और उस जहां पे ड्रग जा रही है वहां के पीएच और पीकेए पर निर्भर करता है कि एब्जॉर्प्शन कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर ड्रग पानी में या ड्रग किसी भी लिपिड में जल्दी घुल जा रही है तो वो ड्रग बहुत ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होगी। तो हमारी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा। नाउ हम बात करते हैं लिपोफिलिसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ड्रग लाइपोफिलिक है, अगर ड्रग लिपोफिलिक है, दैट मीन्स वो लिपिड से प्यार करने वाला है। उस स्टेट में वो जो है ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होगा। अगर कंडीशन की बात करें, अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो वो एब्जॉर्ब जल्दी से नहीं होगा। क्यों? इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कि क्यों एब्जॉर्ब नहीं होगा। देखो,
क्या होता है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड होता है, मतलब वो हाइड्रोफोबिक होता है और लाइपोफिलिक होता है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, वो लाइपोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इस कंडीशन में अगर ड्रग लिपिड सॉल्यूबल होगी, अगर ड्रग लिपिड सॉल्यूबल होगी और उसके साथ में लाइपो या लिपोफिलिक होगी, तो उस कंडीशन में वो सेल क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और उसे अट्रैक्ट करके और उसको उसका एब्जॉर्प्शन करवा देगा। ठीक है ना, कंडीशन ये हो गई। सेकेंड, सर आप कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है, जिस ड्रग की सॉल्युबिलिटी चाहे वो वाटर में हो और चाहे वो लिपिड में हो, दोनों में अगर उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। और आप सेकंड कह रहे हैं कि अगर लिपिड में सॉल्युबल है तब भी उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। देखो, कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है आप लोगों की। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ड्रग अगर वाटर सॉल्युबल है या ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है ना, उन दोनों केस में ड्रग का एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? अगर ड्रग वाटर सॉल्युबल है दैट मीन्स ये नहीं है कि वो ड्रग आयनाइज्ड हो गई है या नॉन आयनाइज्ड है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो ड्रग सॉल्युबल है वाटर में या सॉल्युबल नहीं है वाटर में। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब सिंपल सा एक लाइन में समझो, वाटर में कोई ड्रग अगर सॉल्युबल है तो उस केस में ये चीजें जरूरी नहीं है कि वाटर में सॉल्युबल होने वाली ड्रग्स हमेशा आयनाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब हम माउथ से कोई चीज लेते हैं, किसी भी ड्रग को हम इनटेक करते हैं, तो वो ईसोफेगस के द्वारा, नाउ लुक, हमने माउथ से कोई ड्रग लिया और ड्रग लेने के बाद वो ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में चला गया। ठीक है ना, स्टमक में वाटर जीआईटी लिक्विड होगा या वाटर होगा, उससे क्या होगा, उसमें वो सॉल्यूबल हो जाएगा। तो एक कैरियर चाहिए, क्योंकि टेबलेट डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन पे नहीं जा सकता है, कोई एक कैरियर चाहिए जिसमें क्या करे, जिसमें ड्रग जाके घुल जाए। ठीक है ना, और जब ड्रग उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, वो लिक्विड हो या कोई लिपिड हो या कोई वाटर हो, स्टमक में दोनों चीजें होती हैं, उसमें जाके ड्रग डिजॉल्व होगा और तब वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा। तो इस कंडीशन में मैंने दो चीजें बोली, वाटर सॉल्युबल हो या लिपिड सॉल्युबल हो, दोनों केस में ड्रग एब्जॉर्ब जल्दी होगी। उसके बाद अब ड्रग क्या किया, ड्रग वाटर में सॉल्युबल हो गया या किसी भी लिपिड में सॉल्युबल हो गया, लिक्विड में सॉल्युबल हो गया, किसी भी जीआईटी में, लिपिड में, किसी में भी वो सॉल्युबल हो गया। अगर वो घुल गया उसमें, अब वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा। अब सेल मेम्ब्रेन चेक करेगा, क्या चेक करेगा, वो जो ड्रग उसमें घुली हुई है, वो ड्रग क्या वाटर के साथ में उसका बॉन्डिंग अच्छा है क्या? अगर सेल मेम्ब्रेन को ये पता चल गया कि ड्रग का वाटर के साथ में बॉन्डिंग अच्छा है, तो वो कभी भी उस ड्रग को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में एक चीज तय हो गई कि ड्रग अगर वहां पानी में या वहां के किसी लिपिड में घुलने के बाद सेल मेम्ब्रेन के पास जाती है और उसके बाद भी वह लिपिड लाइपोफिलिक का लिपोफिलिक का कंडीशन रखती है कि मैं फिर भी लिपिड से प्यार करने वाली हूँ, लाइपोफिलिक हूं मैं, तो उस कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन उसको परमिशन दे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है आपका एब्जॉर्प्शन हम करवा देंगे। दो चीजें समझ में आई, सॉल्युबिलिटी किसी ड्रग की अगर अच्छी है, अगर वो घुलने में अच्छा है तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। अगर इस कंडीशन के बाद सेकेंड कंडीशन आती है, अगर ड्रग लाइपोफिलिक है तो भी उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। तीसरा बात करते हैं आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन ये क्या होता है, किसी ड्रग का आयनाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर हम आयनाइज्ड ड्रग की बात करते हैं और नॉन आयनाइज्ड ड्रग की बात करते हैं, तो आयनाइज्ड ड्रग क्या होता है, ऐसा ड्रग जिसके मॉलिक्यूल पर चार्ज आ जाए वो ड्रग आयनाइज्ड ड्रग कहलाता है। ठीक है, ऐसा ड्रग जिसके मॉलिक्यूल पर चार्ज आ जाए, चार्ज्ड मॉलिक्यूल, अगर उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए या निगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या होगा, वो आयनाइज्ड हो गया है। अब ये डिपेंड करता है उस ड्रग के पीएच और पीकेए के प्रॉपर्टी पर। व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी बात करते हैं कि एक ऐसा पीएच, पीकेए क्या होता है? एक ऐसा पीएच, एक ऐसा पीएच जिस पर ड्रग 50% आयोनाइज्ड हो जाए और 50% अनआयोनाइज्ड रहे। एक ऐसा ड्रग जिस पर एक ऐसा ड्रग जिस पर उसका पीकेए, पीकेए का मतलब क्या हो गया? एक ड्रग का ऐसा पीएच वैल्यू, एक ड्रग का ऐसा पीएच वैल्यू जिस पर ड्रग 50% आयनाइज्ड रहे और 50% आयनाइज्ड ना रहे, वो उस ड्रग का पीकेए होता है। ठीक है ना? अब हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं कि जो आयनाइज्ड ड्रग होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है या नहीं होता है। लुक, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल हैं, जितने भी चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं, उनको क्या करती है? एक्सक्रीट आउट कर देती है, उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। इन केस अगर आपने कोई ड्रग लिया है और वो आयनाइज्ड फॉर्म में है तो वो क्या होगी? वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। बट अगर वो अनआयनाइज्ड है तो वो क्या होगी? वो एक्सक्रीट आउट ना होके उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमको बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है। लाइक हम एक दवा का नाम लेते हैं एस्प्रिन, जिसका पीएच होता है 3.5, जिसका पीएच कितना होता है? 3.5। मैं ये कह रहा हूं ये ड्रग कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगा? मैंने क्या कहा था? जिस मीडियम की ड्रग होगी, जिस मीडियम की ड्रग होगी वो उसी मीडियम में जाके एब्जॉर्ब होगी। अगर आपको पीएच स्केल पता हो तो 0 to 7 एसिडिक मीडियम और 7 to 14 एल्कलाइन, और अगर 7 पे है तो वो कौन सा है? वो उदासीन है, बिल्कुल ना उसमें एल्कलिनिटी है और ना ही उसमें एसिडिटी है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं अगर एस्प्रिन का पीएच वैल्यू 3.5 है, इन दिस केस ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? स्टमक से। क्यों स्टमक से एब्जॉर्ब होगी? इसकी भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ड्रग का पीएच वैल्यू 3.5 है और हमारे स्टमक का पीएच वैल्यू 1 to 2 होता है। तो इस कंडीशन में हमारा पीएच, जो ड्रग का पीएच है, जो ड्रग है वो एसिडिक है, और जिस मीडियम में उसको एब्जॉर्ब होना है उस मीडियम मतलब वो इन्वायरमेंट, स्टमक का वो इन्वायरमेंट भी क्या है? एसिडिक है। इस कंडीशन में हमारा ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब होगा। बट अगर हमारे ड्रग को एक्सक्रीट आउट होना होगा तो हमको कौन सा मीडियम चाहिए होगा? अगर हमारा ड्रग एसिडिक है तो उसे बेसिक मीडियम चाहिए होगा एक्सक्रीट आउट होने के लिए। समझ रहे हो? अगर एब्जॉर्ब करवाना है तो सेम मीडियम लेना है, और अगर एक्सक्रीट आउट करवाना है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला मीडियम लेना है। मतलब अगर एस्प्रिन को क्या करना है? एक्सक्रीट आउट करना है, तो इन दिस केस जो एस्प्रिन है जिसका पीएच वैल्यू 3.5 है वो एक्सक्रीट आउट तब होगा जब वो किसी एल्कलाइन मीडियम में जाएगा। दैट मीन्स वो इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर एस्प्रिन इंटेस्टाइन में जाएगा उस केस में वह किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बट एस्प्रिन एसिडिक है तो वो क्या होगा? स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाएगा। दो चीजें ध्यान में रखना, अगर कोई ड्रग किसी डिफरेंट मीडियम में जाता है और वो ड्रग कोई और, जैसे देखो दिमाग से एक बात सोचना, देखो मान लो कोई ड्रग है, मान लो ये ड्रग है ए, ये ड्रग है ए, और ये क्या है? ये एसिडिक है। और एक ड्रग है बी और ये क्या है? बेसिक है। अगर एसिडिक ए वाला ड्रग यहां से सीधा चला आया, ये वाला फिगर देखिएगा, यहां से चला आया स्टमक में, स्टमक हमारा क्या है? एसिडिक है, तो ये यहां से क्या करेगा? इस ड्रग को सीधा सीधा एब्जॉर्ब करवा देगा। बट कंडीशन क्या है? अगर एसिडिक ड्रग है और एसिडिक मीडियम है तो इस कंडीशन में क्या होगा? एसिडिक ड्रग है और एसिडिक मीडियम है, इस कंडीशन में क्या होगा? ड्रग अनआयोनाइज्ड ही रहेगा, अनआयोनाइज्ड
ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको सेम मीडियम मिल गया। जब हमको सेम मीडियम मिल गया तो ड्रग अनआयनाइज्ड होगा। बट हम बात कर लेते हैं बी ड्रग की। मान लो ये वाला ड्रग जो है ये बी है। अब इस बी वाले का कंडीशन क्या है? यह ट्रेवल किया और पहले ही पहुंच गया एसिडिक मीडियम में। अब अगर ड्रग एसिडिक मीडियम में जाएगा तो एसिडिक मीडियम में जाने के बाद ड्रग का नेचर तो बेसिक मीडियम का है। तो ये क्या करेगा? ये इसे आयनाइज्ड कर देगा। स्टमक क्या करेगा? इसे आयनाइज्ड कर देगा और इस पे चार्ज आ जाएगा। और मैंने क्या कहा? जब किसी भी मीडियम पे अगर किसी भी ड्रग पे चार्ज आ जाएगा तो उसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसको उठा के फेंक देगी कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। ठीक है ना? कि उसको एक्सक्रीट आउट करो अब इंटेस्टाइन के द्वारा। इंटेस्टाइन गया। इंटेस्टाइन में क्या है? बेसिक है। इंटेस्टाइन क्या है? इसमें बेसिडिटी है, ये बेसिक है। ठीक है ना? तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? ये एल्कलाइन है ना ये। तो अगर इंटेस्टाइन एल्कलाइन है इस कंडीशन में ड्रग जो आयनाइज्ड हो गया है यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा और इस फॉर्म में आने के बाद ये क्या होगा? ये दोबारा अनआयनाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जब ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो चीजों को अच्छे से समझ लो। अगर कोई भी ड्रग आयनाइज्ड है मतलब उस पर चार्ज आ गया है तो वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा। बट इन केस अगर वो ड्रग अनआयनाइज्ड है तो अपने सेम ही मीडियम में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना? चीजें समझ में आ जानी चाहिए। बात करते हैं नंबर फोर्थ मॉलिक्यूलर साइज की। अगर किसी ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा बड़ा है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और अगर किसी ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा कम है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूटा हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो उस ड्रग का क्या होगा? आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है ना? जस्ट वेट अ सेकेंड, जरा सा इसको मैं डिलीट कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर साइज की हम बात कर रहे थे। तो मॉलिक्यूलर साइज कौन सा साइज होता है? उसके मॉलिक्यूल जब ड्रग स्टमक में गई या जब ड्रग इंटेस्टाइन में गई उस कंडीशन में वो ड्रग डिसइंटीग्रेट किस तरीके से हुई ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो ड्रग छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो गई है तो उस केस में उसका पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा, है ना? बट अगर वही पार्टिकल बड़े बड़े में हो गए तो तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि तब एंडोसाइटोसिस होगा और उसमें टाइम लगेगा। तो कंडीशन यही है कि जितना ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल उतना तेज एब्जॉर्प्शन और जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल उतना लेट एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है ना? तो अच्छे से समझ लेना। ये जो डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग की बात हम कर रहे हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग होता क्या है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हम बात करते हैं फार्मूलेशन फैक्टर की, है ना? कि हमारा फार्मूलेशन फैक्टर का मतलब समझ लो पहले। हमारा जो ड्रग होता है उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सेकंड, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा। अगर मान लो वो टेबलेट फॉर्म में है तो टेबलेट में क्या होता है? एंट्रिक कोटेड होता है ड्रग, है ना? ड्रग पे क्या होता है? कुछ ना कुछ कोटिंग की होती है। तो अगर टेबलेट फॉर्म में होगा तो उसको डिसइंटीग्रेट उसको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा। अगर उसे डिसॉल्व होने में टाइम लगा तो उसका एब्जॉर्प्शन स्पीड क्या होगा? कम होगा। बट अब अगर हम यही बात कर लेते हैं कैप्सूल का, कैप्सूल का डिसॉल्व होने का टाइम तो थोड़ा कम है टेबलेट के कंपैरिजन में, तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं, कोई कोई लिक्विड लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है? वो बड़ी तेजी से जाके डिसॉल्व हो जाएगा। हम बात ओरल रूट की कर रहे हैं। ओरल रूट में जो हम किसी लिक्विड को लेते हैं तो इसोफेगस के द्वारा जब स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो बहुत जल्दी वहां के वाटर या वहां के किसी भी लिपिड से क्या होता है? जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन तेजी से हो जाता है। तो अगर हम डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो लिक्विड जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर कंपेयर करें कैप्सूल से, और कैप्सूल जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर हम बात करते हैं टेबलेट से। दूसरा हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन रेट की। जितना तेजी से डिसइंटीग्रेट होगा उतना तेजी से डिजॉल्व होगा, और जितना तेजी से डिजॉल्व होगा उतना तेजी से एब्जॉर्प्शन होगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिपिएंट और एडिटिव्स की। जैसे कोई भी मेडिसिन बनती है तो उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है
है ना, उसके कुछ एक्सिपिएंट होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। तो ये उस एक्सिपिएंट और उस एडिटिव्स पे भी डिपेंड करता है कि ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगी या ड्रग थोड़ा स्लो एब्जॉर्ब होगी, ये उस पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर। देखो, अब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने ड्रग को किस किस रूट से दिया है। तो ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं, सिस्टमिक रूट, पेरेंटरल रूट और तीसरा टॉपिकल रूट। अब इतने 3 रूट होते हैं, ठीक है ना। अब 3 रूट में बहुत सारे टाइप होते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबलैंगुअल, ठीक है ना, ट्रांसडर्मल। तो हम केवल और केवल रूट की बात कर रहे हैं, अभी हम टाइप वाइप पे नहीं जा रहे हैं। ये तो हम आने वाले फार्माकोग्नोसी में, फार्मास्यूटिक्स में हम इस चीज को देखेंगे। अभी फार्माकोलॉजी है, इसमें सिर्फ ड्रग के रूट को देख लो कि कौन कौन से रूट होते हैं, बाकी इसके टाइप की हम बात किसी और लेक्चर में करेंगे। चलो, हम बात करते हैं ओरल रूट। ओरल रूट ऐसा कौन सा रूट है बताना, जो बाई माउथ लिया जाता है। और इस रूट में क्या होता है, इस रूट में उस ड्रग का पीएच और जहां जहां से वो होकर जाता है वहां पे कौन कौन से एंजाइम है, उस पे डिपेंड करता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कितनी देर में होगा, लेट होगा, स्लो होगा। इन सारी चीजों की बात उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो पीएच हमने आपको समझा ही दिया, पीएच क्या है, ठीक है। किसी ड्रग की वो वैल्यू, ठीक है, जिससे ये डिफाइन हो कि हाँ वो एसिडिक है या एल्कलाइन है, तो इस पे डिपेंड करता है पीएच। पीकेए क्या है, किसी ड्रग का पीएच जिस पर वो ड्रग 50% आयनाइज्ड रहे और 50% नॉन आयनाइज्ड रहे या अनआयनाइज्ड रहे, तो वो क्या होता है, उसका पीकेए होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेरेंटरल में, इंट्रावेनस, आईएमएससी, ठीक है ना, जो बाईपास करता है जीआईटी में, मतलब जीआईटी में नहीं जाता है, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर मान लो इन केस हमने कोई हमने एक टेबलेट लिया, ये टेबलेट मैंने मान लो पैरासीटामोल लिया, और हमने एक पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी लिया। मैंने ये कहा कि इस पैरासीटामोल टेबलेट का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा या इस इंजेक्शन का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। चलो देखो, हमारा जो एब्जॉर्प्शन टॉपिक है वो क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में ड्रग पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बट जो इंजेक्शन वाला रूट है, जो आईवी रूट है, ये क्या है, इसको डायरेक्ट हम बीन में डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही दे दे रहे हैं, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी हो गया। इन केस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में और जो रूट हैं लाइक ओरल रूट हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, लोकल रूट हो गया, इनहेलेशन हो गया, इसके कंपेयर में अगर हम सीधा आईवी रूट में दे रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जीआई इन्वायरमेंट, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। इसका तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि जीआई इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। पीएच ऑफ स्टमक एयर इंटेस्टाइन, ये पीएच, अभी पीएच की बात मैंने की, तो पीएच पे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ प्रोटॉन पे भी डिपेंड करता है कि ड्रग कब एब्जॉर्ब होगी और कब एब्जॉर्ब नहीं होगी। लाइक स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो एसिडिक ड्रग है वो स्टमक में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। आयनाइजेशन अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है मैंने बता दिया कि जिस भी ड्रग पे चार्ज आ गया उस केस में, लाइक हमने बेसिक ड्रग दिया, हमने क्या किया, हमने एल्कलाइन वाला ड्रग दे दिया, वीक बेसिक ड्रग दिया, वो क्या हुआ, इंटेस्टाइन में गया, वो क्या हुआ, स्टमक में गया, स्टमक में उसका मीडियम चेंज हो गया, एसिडिक मीडियम है स्टमक, वहां पे वो आयनाइज्ड हो गया। अब आयनाइज्ड ड्रग
कभी भी क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि उस पे चार्ज आ जाता है, बॉडी उसे एक्सक्रीट आउट कर देती है। इस कंडीशन में वो इंटेस्टाइन में गया, लेकिन इंटेस्टाइन में जो आयनाइज्ड ड्रग है उसका फिर से मीडियम चेंज हो गया। जब वहां पे उसका मीडियम चेंज हुआ तो उसने क्या किया, आयनाइज्ड ड्रग को दोबारा नॉन आयनाइज्ड कर दिया, अनआयनाइज्ड कर दिया, और अनआयनाइज्ड करने के बाद क्या किया, उसका एब्जॉर्प्शन करवा दिया इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक होता है गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम। ठीक है ना। अगर पेट में कोई भी फूड नहीं है, अगर क्या है, अगर जीआईटी इम्पटी है बिल्कुल, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी फूड का इंटरेक्शन नहीं है। हम बात करते हैं थर्ड, इंटेस्टाइनल मोटेलिटी की। अगर मान लो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोटेलिटी है या बहुत ज़्यादा स्लो मोटेलिटी है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगा या स्लो होगा। फिर हम बात करते हैं हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में अगर फूड प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में वो ड्रग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि एब्जॉर्प्शन उसका स्लो होगा कि उसका एब्जॉर्प्शन हाई होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया जीआई इन्वायरमेंट, जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे एब्जॉर्प्शन को। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल की, बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है उसके फ्लो पर डिपेंड करता है। हमने क्या किया, हमने कोई ऐसा ड्रग दिया जो सीधा हार्ट की जितनी बीन्स हैं, आर्टरीज हैं, किडनी, जो हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, वहां पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है। बट इन केस अगर मसल्स की बात करें तो वहां पे जो कैपिलरी होती हैं, कैपिलरी बीन्स जो होती हैं, वहां पे ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। तो वो ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन हमारा तेजी से होगा कि एब्जॉर्प्शन हमारा लेट होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी की। कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिनको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में एक एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे इंसुलिन को आयनाइज्ड करके उनको भेज देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं बिल्कुल। तो उसका एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाता। इस केस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा। नंबर लास्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक ऐसा चीज है जिसके बारे में हम आगे आने वाले जब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो उस पर भी डिपेंड कर देगा कि यार जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्टली उस पर कैसे डिपेंड करता है। तो हमारे जो 4 टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन में पहला हो गया फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, दूसरा हो गया फार्मूलेशन फैक्टर, तीसरा हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट जीआई, और उसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। नाउ अब हम बात करने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग की। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है ना, कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। चलो इसकी भी बात हम कर लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, ओरल रूट है। इस ओरल रूट से जब हमने ड्रग लिया, मान लो हमने 100% ड्रग लिया, 100% ही ड्रग लेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा क्या है, 100% है। 100% हमने कोई ड्रग लिया, वो यहाँ पे आया, इसोफेगस से आते हुए वो स्टमक में पहुंचा। स्टमक में पहुंचने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ध्यान से समझना, जब यहाँ पे ड्रग आया, यहाँ पे ड्रग आने के बाद वो डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसॉल्व हुआ। तो डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व होने में वो कुछ ना कुछ नष्ट हो गया, वो कुछ ना कुछ क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। उसको उसकी कुछ ना कुछ मात्रा क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। मान लो हमने 100% लिया था, अब यहां तक आने में वो 20% क्या किया, डिस्ट्रॉय हो गया उसका, तो बचा कितना, 80%। 80% में क्या हुआ, 80% ड्रग अब क्या हुआ, ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड स्ट्रीम में आया।
ठीक है ना। तो जो ये 80% ड्रग ब्लड स्ट्रीम में आया है, ये इस ड्रग की जो 100% ड्रग लिया था, 100% ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद 80% ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, ये उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी। दैट मीन्स इस 100% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 80 हो गई। चलो हम और थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं। हम कोई ड्रग जब लेते हैं तो वो जितने मात्रा में वो ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, उतने मात्रा को हम क्या करते हैं, उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। लाइक हमने पैरासीटामोल टेबलेट लिया, पैरासीटामोल टेबलेट 70% ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, 30% नष्ट हो गया, तो उस 70% बायो अवेलेबिलिटी है उस पैरासीटामोल टेबलेट की। ठीक है ना। तो बायो अवेलेबिलिटी समझ में आ गया कि बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है। Bioavailability is the percentage or fraction of drug that reaches the systemic circulation unchanged from administration. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितनी मात्रा में, जितने परसेंट में ड्रग पहुंचती है, वो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, लुक, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये स्टमक है। मान लो कोई ड्रग यहाँ स्टमक में आया और वो ड्रग कितना लिया गया था, वो 100% लिया गया था। 100% कोई ड्रग लिया गया, मान लो वो ड्रग ए था, और एक ड्रग और लिया गया बी, और वो भी 100% लिया गया। ठीक है ना। अब कंडीशन देखना, 100% ड्रग जो ए वाला लिया गया, ये ओरल रूट से लिया गया, बट जो 100% बी वाला ड्रग लिया गया, ये इंट्रावेनस से लिया गया। जब ओरल से 100% ड्रग लिया गया, तो ये ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया और इंटेस्टाइन में आया। जब ये स्टमक में आया तो स्टमक में ये डिजिंटीग्रेट हुआ, डिसॉल्यूट हुआ, डिसॉल्व हुआ, और उसमें इसने क्या किया, अपना 30% खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बचा कितना, ये 70%। अब ये 70% ड्रग एब्जॉर्ब होके कहाँ चला गया, ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है। अब ये जो ए वाला ड्रग है, जिसका 70% ही ब्लड सर्कुलेशन में चला गया है, इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 70% हो गई। क्यों? 100% लिया गया था, ओरल रूट से लिया गया था, 30% यहाँ मान लो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में इसका जो बायो अवेलेबिलिटी वो बचा, वो कितना बचा, 70% ही ब्लड स्ट्रीम में गया, तो 70% इसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई। सेकेंड हम बात करते हैं ड्रग बी की। ड्रग बी सीधा क्या किया गया, सीधा ब्लड फ्लो में ही इंजेक्ट कर दिया गया। अब इस केस में क्या इस ड्रग का कहीं डिसइंटीग्रेशन या डिसॉल्यूशन हुआ, कहीं पे ये ड्रग डिसॉल्व हुआ, कहीं किसी भी एंजाइम से ये ड्रग इंटरेक्ट हुआ, क्या इसका थोड़ा भी मात्रा, थोड़ा भी अमाउंट कहीं पे डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं हुआ। उस केस में इस ड्रग की जो आईवी रूट से जो ड्रग दी गई, इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको सीधा ब्लड स्ट्रीम में दे दिया। ठीक है ना। तो हमको दो चीजें याद रखनी है। पहला क्या, बायो अवेलेबिलिटी कहते किसे हैं, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग ब्लड स्ट्रीम में कितने अमाउंट में पहुंची है, वो उस ड्रग की क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट करती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। आपने किस रूट से आपने ड्रग को दिया है, ये डिपेंड करता है कि उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंस है बायो अवेलेबिलिटी का। ठीक है ना। बायो अवेलेबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन डोज कैलकुलेशन। आपने कितना डोज कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करके दिया है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि डोज आपको निर्धारित की जाएगी। ठीक है ना। जैसे पैरासीटामोल हम 500 या 650 देते हैं, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे देते हैं कि इस पेशेंट को कितने mg ड्रग देना है। अगर मान लो हम उसे 4000 mg ड्रग दे दिए, हमको पता है 4000 mg में उसको जो है 3000 mg ही ड्रग उसके बॉडी में जाके सर्कुलेट होगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 3000 है। हमने दिया 4000, 1000 ड्रग, 1000 mg का ड्रग क्या हुआ, डिजिंटीग्रेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और 3000 mg जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा। बट कंडीशन देखो यहाँ पे क्या हो गई, बट उस पेशेंट को एग्जैक्टली चाहिए था 2000 mg।
हमने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया 4000 mg और 4000 mg प्रिस्क्राइब करने के बाद 1000 mg जो है डीके हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन 3000 mg हो ज़्यादा चला, मतलब 1000 mg ज़्यादा चला गया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी 2000 mg। उसकी रिक्वायरमेंट 2000 mg हमने दिया 4000 mg और उसके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा 3000 mg। तो अगर ये 3000 mg पहुंचा है मतलब 2000 से 1000 mg ज़्यादा पहुंचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको ड्रग ओवरडोज हो गया, ओवर डोज हो गया। तो इन सारे कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम बायो अवेलेबिलिटी पर इसीलिए ध्यान देते हैं ताकि हेल्प हो सके डोज कैलकुलेशन में कि हमको कितना डोज देना है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, ओरल रूट इफेक्टिव है या नहीं। ये इसकी किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ये बताती है कि इसको ओरल रूट से दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो सीखा वो क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, और सेकंड हम लोगों ने सीखा बायो अवेलेबिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस जो दो तीन क्वेश्चंस हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस अगर बनते हैं ऑब्जेक्टिव के तो किस टाइप के बनते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द जीआईटी। ड्रग का एब्जॉर्प्शन प्राइमरी साइट कौन सा है जीआईटी में। अगर ड्रग ओरल रूट से लिया जा रहा है, जीआईटी में जा रहा है, तो पहला ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो प्राइमरी साइट है वो कौन सा है, स्टमक है। नहीं, स्टमक क्यों नहीं है, क्योंकि स्टमक में ड्रग डिसइंटीग्रेट होता है और डिसइंटीग्रेट होता है और क्या होता है, और डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होके वो मूव करता है डिओडिनम की तरफ, और डिओडिनम में क्या होता है, डिओडिनम में सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है और वहां से ड्रग एब्जॉर्ब होता है। तो जो फर्स्ट साइट है वो क्या है, फर्स्ट साइट है वो क्या है, डिओडिनम है। प्राइमरी साइट कौन सा है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, डिओडिनम है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, व्हिच फॉर्म ऑफ द ड्रग इज बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। ऐसा कौन सा फॉर्म है ड्रग का जो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कंडीशन क्या है, देखो, हाइड्रोफिलिक, अगर ड्रग जो है वो पानी से प्यार करने वाला रहेगा तो क्या वो एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आयनाइज्ड होगा मतलब ड्रग पे चार्ज होगी तो उस कंडीशन में क्या वो एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल नहीं। अगर वो प्रोटीन से बाउंड हो जाएगा तो क्या वो ड्रग एब्जॉर्ब होगा, अरे नहीं भैया, तब तो ड्रग का कोई यूज ही नहीं रह गया क्योंकि वो प्रोटीन बाउंड हो गया, वो प्रोटीन के साथ में बंध गया। तो इस कंडीशन में जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है, अनआयनाइज्ड। अगर ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, उस पर चार्ज नहीं है, तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज एनर्जी डिपेंडेंट। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो एनर्जी पे डिपेंड करता है। चलो, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन कौन सा डिफ्यूजन था, जो हाई से लो चलता था, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलता था। एक्टिव कौन सा था, फिल्ट्रेशन कौन सा था, और सिंपल, सिंपल भी हाई से लो चल रहा था, फिल्ट्रेशन भी सेम ही चल रहा था। जो परमेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड कर रहा था फिल्ट्रेशन। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, ड्रग जो है वो लो टू हाई चल रहा था, लो टू हाई ग्रेडियंट पे चल रहा था, और इसलिए इस पे क्या हो रही थी, एनर्जी की आवश्यकता हो रही थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मैकेनिज्म इन एनर्जी डिपेंडेंट। एनर्जी डिपेंडेंट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, जिससे आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली फार्माकोलॉजी को पढ़ना कैसे है और उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये कंपटीशन, अगर ये कंपटीशन की तरफ से देखेंगे कि हाँ कंपटीशन में इसका इसका वेटेज कितना है, तो बहुत ज़्यादा वेटेज है फार्माकोलॉजी का। बाकी अगर आप डी फार्मा बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आपको तो जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपका टॉपिक ही यही है। ठीक है ना, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर में बस इतना ही, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। तो हम ये चीज़ जान गए हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट स्टेप था जिसमें एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन को हमने पढ़ लिया, हमने फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन को पढ़ लिया, बायो अवेलेबिलिटी को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट में हमारा होगा एक्सक्रीशन। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।